वेलकम बैक। न्यूज 18 पर हम लगातार कई बड़े खुलासे कर चुके हैं और अब हम सबसे विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं। निलंबित एसओ दिनेश वर्मा ने हमारे खुफिया कैमरे में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर को मारपीट की शिकायत की गई थी। ये बात निलंबित एसओ दिनेश वर्मा ने न्यूज 18 के कैमरे पर कहा है। पीड़ित ने कहा था संदीप ने गला दबाया था। बहकाने पर पीड़ित परिवार ने अपने बयान को बदल दिया। यह भी कहा 14 सितंबर को मारपीट की शिकायत की गई थी। एसओ ने बताया है कि पीड़ित और संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश थी। लड़की के बाबा ने आरोपी संदीप के पिताजी और आरोपी रवि के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 22 सितंबर को गैंगरेप की बात कही गई। पीड़ित और संदीप के परिवार में रंजिश पुरानी थी। उनके मुताबिक वाल्मीकि समाज और संगठन के लोगों ने कहानी को मोड़ दिया और बाद में पैर और रीढ़ की हड्डी तोड़ी, जीभ काटी जैसी अफवाह फैलाई गई। हमारी अंडरकवर टीम के साथ निलंबित एसओ दिनेश वर्मा की लंबी बातचीत हुई। वो बार बार गैंगरेप की थ्योरी से इनकार करते रहे और दावा करते रहे कि पीड़िता की तरफ से 3 बयान दिए गए और तीनों में कहानी उलझती चली गई। तो जब पहले बयान से और आखिरी बयान तक में आपको क्या क्या लग रहा है, क्या क्या चीजें बदली उन्होंने अपने बयान में? ये मैनिपुलेट किया गया। अच्छा, उसे एडिटिंग कराया गया, उसे समझाया गया लड़की। तो जो पहला बयान लड़की ने दिया था वो बयान में क्या बोला था? पहले बयान में इतना उसने बताया मात्र कि संदीप ने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा, 19 तारीख में पहले से नहीं 14 तारीख को जो बयान दिया था। 14 में तो कुछ कही नहीं पकड़ने वाली में। 14 में तो ये कह रही संदीप का मारा, संदीप ने मारा। हाँ। अच्छा, और माँ भी यही कह रही थी कि मेरा पुराना मुकदमा चला, उसकी रंजिश निकालवे काल है। अच्छा, कोई रोड़िया दुपट्टा और गली फांस के बाजरा में फैसलों को मार दी हुई थी। ये बयान। उसके बाद फिर 19 को बयान हुआ। 19 अलीगढ़ उन्होंने दिया। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ? इसमें यही कहा कि ना संदीप ने मुझे पकड़ लिया तो बोल दिया था और मुझे मैं चिल्लाई तो बोला दुपट्टी से दबा दिया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा बयान हुआ वो 22 में हुआ। 22 में, उसमें क्या रहा? उसमें उसने स्पष्ट कहा कि फला ने मेरे घर रेप किया। अच्छा, तीसरे बयान में। ये किसके सामने दिया था बयान 22 वाला? 22 वाला सीओ सादाबादी से। एसओ दिनेश वर्मा का दावा था कि कुछ लोग बार बार पीड़िता के परिवार को बहका रहे थे और उस बहकावे में बयान बार बार बदला जा रहा था। इसी वजह से 14 सितंबर को जो शिकायत मारपीट से शुरू हुई थी वो 22 सितंबर तक गैंग रेप में बदल गई। दिनेश वर्मा के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीड़ित और संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश थी। पहले रंजिश किया पहले रंजिश की चलती रही परिवार जिसके लड़की के बाबा ने मुकदमा लिखवाया था। एक तो संदीप के पिता के खिलाफ और रवि मुलिम के खिलाफ 2001 तो कन्फेशन हुआ उसका 2015। अच्छा, और फिर आमने सामने घर है, सड़क पर भूरा प्रोग्राम पा लिया तो छोटी मोटी चीज़ें होती थी, लेकिन ऐसी शिकायत कोई थाने तक नहीं आई कभी उनको। एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पुरानी लड़ाई और ये सब कुछ उसी लड़ाई का हिस्सा है। हमने पूछा कि आरोपी निर्दोष हैं तो गांव के लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। एसओ दिनेश वर्मा ने हमें इसका भी जवाब दिया। लड़कों ने कुछ नहीं बोला भाई साहब? अब यही तो देखिए, अब अकेला बल है, ठाकुर परिवार है। संदीप तो सब लोग दोस्त थे, संदीप का सब विरोध करते थे। 2 साल से वो चल रही थी, किसका विरोध करते थे? ठाकुर को परिवार में। तो ये कह रहे थे खाली 3 साल चला गया, ठीक हुआ। करा हो चाहे ना करा हो, देखा किसी ने नहीं है अब तक नहीं। ये कह रहे थे संदीप का ठीक रहा, किसी का विरोध कहीं नहीं। यानी दिनेश के मुताबिक संदीप से पूरा गांव परेशान था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर गांव से किसी ने आवाज नहीं। अब बारी थी एक और बड़े सवाल,
कि क्या वाकई पीड़िता की जीभ काट ली गई थी? क्या वाकई पीड़िता के साथ उतनी बर्बरता हुई थी? यह सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि दिनेश वर्मा वही पुलिसकर्मी थे जिन्होंने घटना के बाद पीड़िता को सबसे पहले देखा था। आपको सबसे पहले देखने वाले थे ना उसे? हाँ, सबसे पहले देखने उस टाइम क्या हालत थी लड़की की? लड़की बोल रही थी, लड़की कह रही थी जब संदीप आया तो संदीप मारो मारा, संदीप ने मारा मेरी पुराने में उसकी माँ भी यही कह रही थी। तो उस टाइम पे जीभ कटी हुई थी? हाँ, जीभ काट गई। दिनेश पूरी ठसक के साथ ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने पीड़िता से खुद बात की थी, खुद बयान लिया था और उस वक्त पीड़िता बोल रही थी, यानी उसकी जीभ सही सलामत थी। लेकिन फिर समाज और संगठन के लोगों ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। ये सब चीजें कहाँ से जोड़ती गई कि जीभ काट दी गई? गर्दन किसने बोला? ये उन्हीं के बरादरी के लोग आए, उन्हीं के समाज के लोग, संगठन के लोग आए। अच्छा। हाँ, ये कर दिया। दिनेश की माने तो जो हुआ राजनीति और बहकावे में, मीडिया के दबाव, समाज के आक्रोश की वजह से बात बिगड़ती चली गई और हालात बेकाबू हो गए। ये समाज भी नहीं रहा भाई पूरे एपिसोड को इतना पुलिस वाले या सरकार नहीं, एपिसोड ये संभालने का नहीं रहा। अब जो लोग आए, आप आए, आपने देखा कि लड़की की जीभ काट ली, लड़की की पैर तोड़ दिए, लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ऐसा पैर कर दिया तो आदि मोबाइल दिए तो चला गया। फिर एक दरिंदा था, 4 दरिंदे घुस गए तो दरिंदों की संख्या बढ़ती चली गई। अब ऐसी आंधी आई, उसमें क्या करते हैं? प्रशासन ये लग रहा है दरिंदा है, गिरफ्तार करो, डैम होते गए, मैं उनको प्रयास करूँ। दिनेश वर्मा सिर्फ इस कहानी के एक किरदार है। कैमरे पर आने वाले अगले किरदार बहुत कुछ बताएंगे। आगे इस कहानी का एक और सच भी मिलेगा और हाथरस कांड की एक गंदी सियासत का चेहरा भी बेनकाब होगा। कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े दावे बस सामने आने वाले हैं। हाथरस कांड के सच की पड़ताल में सबसे ज्यादा जरूरी था इस बात का पता लगाना कि पीड़ित लड़की का शव रात में क्यों जलाया गया, किसके आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ हमें हाथरस कांड को लेकर हो रहे तरह तरह के दावों की सच्चाई का भी पता लगाना था। ये वो दावे थे जिससे इस कांड की सच्चाई पर अफवाहों की धूल की परतें गहरी हो गई हैं। इसीलिए हमारी टीम ने पुलिस विभाग के स्थानीय खुफिया तंत्र के इंस्पेक्टर से संपर्क किया। हाथरस कांड के सच पर दावों और अफवाहों की धूल हटाने के लिए हमारी टीम ने हाथरस की स्थानीय LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर से मुलाकात की। इनका नाम है विवेक वार्ष्णेय। हाथरस कांड की जमीनी हकीकत, इस मामले में पर्दे के पीछे रची जा रही साजिश और बंद कमरे में इस कांड पर अपनी रोटी सेकने वाले की हर खबर की रिपोर्ट इन्हीं से होकर पुलिस महकमे के आला अफसरों तक पहुंची है। इसलिए हमने इनसे बिना लाग लपेट के इस मुद्दे के सबसे विवादित पहलू पर अपना पहला सवाल किया। तो आपने डेड बॉडी लड़की की जला दी आधी रात, मसला तो वहीं से शुरू हुआ कि क्यों जलाई? ये ऐसा नहीं है, मसला तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, राष्ट्रीय स्तर का इस घटना के बाद हो गया है। हाथरस कांड में सबसे ज्यादा सवाल पीड़ित के शव को रात में जलाए जाने को लेकर ही उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने ये पूछ ही लिया कि क्या शव को रात में जलाया जाना प्रशासनिक लापरवाही थी, लेकिन उनकी दलील कुछ और ही थी। ये तो प्रशासनिक है मामला, प्रशासनिक है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनल रिपोर्ट मिलती रहती होगी, किस वजह से उन्होंने इस हड़बड़ी में ये सब काम किया? नहीं, ये वो हमारा अपना अलग वैसा विषय है। अच्छा। इससे हाँ, इसका कोई वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, तो सबको मालूम है भाई साहब, आज की परिस्थिति दूसरी है और उस टाइम परिस्थिति दूसरी थी। अगर ये बॉडी नहीं जलाई अंतिम संस्कार, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि
हालांकि ना तो हम इनसे कहते हैं कि आप रात में जलाइए या दिन में जलाइए, ये तो उनके प्रशासनिक निर्णय होते बिल्कुल, हैं। हाँ, सही प्रशासन इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, हम तो कुछ भी नहीं होते। हाँ नहीं, आपका तो कोई रोल ही हाँ, नहीं। हमारा रोल ही नहीं है उसमें। हम तो केवल लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अपने अलर्ट जारी करते हैं। बिल्कुल सही है। उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं या आप जाने। और अगर ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर जो है उस दिन उस दौरान अगर ये घटना रात में अंत्येष्टि ना होती तो नेक्स्ट डे बहुत बड़ी समस्या होती ना। क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के खुफिया विभाग के इस इंस्पेक्टर की दलील पर हमने फिर सवाल किया। हमारा मकसद ये समझना था कि अगर पीड़ित का शव दिन में आ जाता तो किस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या होने का डर था। हमारा मकसद LIU रिपोर्ट में कानून व्यवस्था से जुड़े पहलू को समझना था। क्या आपने कुछ पता चला था इस तरीके का? अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वो बॉडी भी नहीं आई थी तब तक तो यहाँ जाम लगा दिया मेन रोड पर वाल्मीकि समाज को। चंद्रगुप्त ने, ये तो सबको मालूम है। वाल्मीकि समाज के लोग एकदम से अनकंट्रोल हुए चले जा रहे थे, जलूस निकालने लगे थे। शाम तक आते आते उनकी भरमार लग गई पूरे यूपी में किसी कैंडल मार्चों की। वाल्मीकि समाज जगह जगह बैठकें करने लगा। सही है। इससे क्या परिलक्षित होता है भाई साहब? इससे परिलक्षित ये होता है कि अगर दिन के समय में अगर बॉडी आ जाती तो हालत क्या होती? मेरे ख्याल से बॉडी वो पहुंच भी नहीं पाती। हाथरस कांड में पीड़ित के शव को जलाए जाने के अलावा दूसरा जो सबसे विवादित पहलू है वो मुआवजे का है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मुआवजे के मामले पर सियासत का शोर भी खूब है, इसलिए खुफिया विभाग के इस अफसर से हमारा अगला सवाल मुआवजे को लेकर ही था। मुआवजे की हाँ धोनी साहब, मुआवजे का तो सारा ही खेल है। मुआवजे का तो सर जी सारा ही खेल है। शुरुआत कितने हुए थी सर मुआवजे की? इसकी ऐलान जो हुआ था शुरुआत में नहीं, वो ऐसा होता है जो घटना का क्रम होता है ना, जैसे घटना में बलात्कार की धारा के हिसाब से अलग होता है, 302 के हिसाब से अलग होता है। पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी का ये कहना कि इस कांड में मुआवजे का खेल है, इस मामले में राजनीति का भी तड़का लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसलिए हमने ये जानना चाहा कि इस मामले ने तूल कैसे पकड़ा और इसमें सियासत की एंट्री आखिर कैसे हुई। ये जो धीरे धीरे से स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पहला प्रोग्राम हुआ 18 तारीख का। ये भीम आर्मी वाले 4-5 लोग रात में उसके गांव गए हैं, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब, और शाम को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी है, गिरफ्तारी की मांग करी है। केवल पहली जो डिमांड हुई है वो गिरफ्तारी की, नथिंग एल्स। ये किस तारीख को? 18 तारीख। वहां से ये पहली एक्टिविटी है इसकी। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। 14 से 18 तक। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि भीम आर्मी के लोगों ने इस मामले को सियासी रंग देना शुरू किया। अब हमने भीम आर्मी के रोल को विस्तार से समझना चाहा, इसलिए हमने ये भी पूछा कि पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान क्यों सामने आ रहे हैं। बात जो लड़की बयान बदल दी थी, ये भाई साहब ये बयान देखिए स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने इसको टेक ओवर कर लिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेंबर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो, डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया, जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि इस मामले में एक एक कर राजनीतिक दल शामिल होते गए और ये कांड तूल पकड़ता चला गया। इसलिए हमने ये सवाल किया कि क्या पुलिस के खुफिया तंत्र को इस बात की खबर थी कि हाथरस कांड पर वोट की चोट हो रही है। LIU की इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है? क्या उसको क्या फील हुआ इसमें कि ये चीज हो सकती है? नहीं, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रशासन को 100% ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ाया गया, इसको पीछे से पुश किया। अच्छा, उसमें मीडिया का अपना रोल है, बाकी राजनीतिक पार्टियों का अपना रोल है। यहाँ ये लोग कांग्रेस वाले बहुत दिनों से, मुझे आइडिया लग रहा है, बहुत दिनों से कोई मौका ऐसा तलाश रहे थे। वो चांस की बात है हमारे जनपद में लग गया। विवेक के दावों के मुताबिक हाथरस में राजनीतिक साजिश पहले से रची जा रही थी
और इस वारदात को साजिश करने वालों ने एक मौके की तरह बुनाया। अब सवाल यह था कि साजिश की परतें कितनी गहरी और इसके तार किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे इस सवाल ने इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा चौंकाया भी, लेकिन उन्होंने जवाब खुलकर दिया। और ये है पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और मुझे तो अब एक चीज पूरे प्रकरण को मैंने काफी क्लोज देखा, तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि भीम आर्मी बी टीम है कांग्रेस की, उन्हीं के हिसाब से चल रही है। कह रहे हैं भीम आर्मी अलग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है उन्हीं की टीम है, दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहा है। इतनी लंबी बातचीत के बाद खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर साहब अब हमसे थोड़ा खुल गए। हमने इस कांड से जुड़ी अफवाहों और दावों से जुड़े कई सवाल किए। इस दौरान विवेक ने इस घटना को लेकर एक ऐसा दावा भी कर दिया जिससे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ऑनर के बारे में वैसा कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। इस गाँव में बहुत जबरदस्त चर्चा है। लड़की को जो पीटा, लड़की के भाई ने, दोनों थे लड़का लड़की, पकड़ गए थे। लड़का तो कम पिटा, वो पिट भाग गया, लड़की हाथ में आ गई पीट। ये भी बहुत जबरदस्त चर्चा है। मिल गई दोनों, लड़का लड़की। फिर FIR करा दी, फिर लड़के के खिलाफ। हाँ लड़की स्थिति में थे। तो भाई ने देख लिया। हिसाब से चलता था। हाथरस कांड की जांच अब CBI के हवाले है। जाहिर है LIU इंस्पेक्टर के इन दावों की पड़ताल भी होगी और इनका सच भी जल्द ही सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 की अब तक की पड़ताल से ये तो साफ हो गया कि हाथरस कांड की गुत्थी बेहद उलझी हुई। खुलासे अभी और भी हैं। सच क्या है, मृतका के साथ क्या हुआ था, पड़ताल जारी है। हाथरस का सच क्या है, क्या हुआ था पीड़िता के साथ, आपको एक और अधिकारी का पक्ष सुनाते हैं। एक बड़े अधिकारी का पक्ष। हाथरस कांड पर जब मीडिया का तूफान उठा तो ये अधिकारी भी निलंबित हो गया, लेकिन ये वो अधिकारी है जिसने घटना के फौरन बाद पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की थी, जिसके सामने पीड़िता का परिवार थाने में शिकायत लेकर पहुंचा था। इसीलिए जरूरी है कि तत्कालीन हाथरस के CO रामशब्द यादव का पक्ष भी देश के सामने लाया जाए। रामशब्द यादव जो CO के पद पर थे, हाथरस की घटना के वक्त लिंक अधिकारी थे और फिलहाल निलंबित हो चुके हैं। रामशब्द यादव ने भी न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में वही बताया। दूसरे अधिकारी बता रहे थे कि 14 से 22 सितंबर के बीच पीड़िता और परिवार ने बार बार बयान बदला, लेकिन क्यों ये पता नहीं। पिताजी कुछ और बता रहे हैं, लड़के कुछ और बता रहे हैं। वो जिसको चोट लगी है वो कुछ और बता रही है। हमने बयान लिया उसका जो है, संदीप के अलावा किसी नहीं बताया। संदीप के अलावा जो है तो ये 4-5 लोग और लोग बाद में 22 तारीख को जो CO साहब दूसरे वाले 20 को हम थे, 20 को जब वो आ गए, 20 को रात में 20 को दिन में आ गए थे। शाम से वो अपना जो है कारगार अपनी छत का देखने लगी ब्रह्मचिंता। 21 तारीख 22 तारीख को शायद हो गए थे। फिर उसका मजीद बयान लेने के लिए तो उसने जो 3-4 नाम और बता दिया। वही चीज़ हमको बताए थे, वही कार्रवाई वो कर रहे हैं 22 तारीख को, हमें 19 तारीख को करते। रामशब्द यादव पूरे यकीन के साथ बता रहे थे कि 14 तारीख को क्या हुआ था। उनका दावा था कि उस रोज खुद पीड़िता के भाई ने थाने आकर FIR दर्ज करवाई थी और शिकायत में सिर्फ जान से मारने की कोशिश का जिक्र था। लेकिन बाद में दूसरे अधिकारी के साथ परिवार ने बयान बदल दिया। केस तो 14 तारीख को आया था ना, तब आपके लिंक अधिकारी 14 तारीख को जो उन्होंने FIR में जो लिखा था, संदीप भाई ने FIR लिख के दिया था कि हमारे बहन का दुपट्टा से जो गला दबा करके जान से मारने की नियत। जब भाई ने लिखा था, हाँ भाई ने FIR लिख करके थाने में दिया था।
भाई भी आया था, लड़की भी थी, माँ भी थी, सभी लोग आए खाने में। वहीं से तुरंत हम मतलब यहाँ जिला चिकित्सालय भेजा गया। एक महिला बैरिंग लगा करके। इन खुलासों के पीछे न्यूज 18 का मकसद सिर्फ एक है, पीड़िता को न्याय। आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्या है हाथरस मामले का पूरा सच? यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला।